तो जी हाँ नाज़रीन, असम्बली इंतखाबात के रुझानात अब नताइज में तब्दील हो रहे हैं। मगरबी बंगाल में टीएमसी को रुझानात में सबकत हासिल है। टीएमसी ने दोहरी सेंचुरी पार की है। हालांकि जीत के लिए 147 सीटें चाहिए। आसाम की अगर बात करें तो बीजेपी इक़्तिदार को बचाने में कामयाब होती नजर आ रही है। रुझानात में कांग्रेस पीछे है। आसाम सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं तमिलनाडु में डीएमके को सबकत हासिल है। एआईडीएमके को बैकफुट पर देखा जा रहा है। रुझानात में एमके स्टालिन काफी आगे हैं। केरल का भी हम आपको बता दें, केरल में एलडीएफ और यूडीएफ अपनी कोशिशों में हैं। हालांकि 5 सीटों पर एलडीएफ कामयाब हो चुकी है, रुझानात में भी आगे है। और मरकज के ज़ेर इंतजाम पुदुचेरी में भी सियासी मंजरनामा बदल रहा है। बीजेपी को कांग्रेस पर सबकत हासिल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ खास मेहमान भी, चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुभेंदु अवस्थी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, जाने माने हमारे गेस्ट भी रहे हैं। और सागर साहब भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। शुभेंदु अवस्थी जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में एक बार फिर से आपका। और लगातार सुबह से हम इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं। इस वक्त सबसे पहले हम आपसे बंगाल के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बंगाल पर सभी की नजरें थी। बंगाल पर जिस तरह से लगातार बीजेपी मेहनत करती आ रही थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। खास रणनीति तैयार की गई थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए हिना, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि टीएमसी को बधाई हो। चलिए, और जिस तरीके की फिगर आ रही है 210, और हम लोग अभी 85 और 80 के बीच में कहीं मूव कर रहे हैं, उस हिसाब से बंगाल में वो सरकार बना पाएंगे। और यदि यही ट्रेंड रहता है तो हम उनको बधाई देते हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है। हम अपनी हार को और 2-4 घंटे के बाद मान लेंगे। हमने बहुत मेहनत करी और जहां पे हमारी 3 या 4 सीटें थी, उसके हिसाब से हमने 80 और 85 सीटें लिया है। हमने जो 200 का आंकड़ा टारगेट लिया था, कहीं ना कहीं हमारे संगठन ने जिस कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या चीजें हुई हैं, पर हमने अपनी बहुत मेहनत करी उस चुनाव को जीतने के लिए। और जहां पे कमियां रही होंगी, अगले समय पर अगले 5 सालों में जनता के बीच में और काम करेंगे। जहां 4 से हम 84 पे आए हैं, तो अब 84 से भी 200 पे भी जाएंगे, ये प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल ठीक आपने। और जहां तक आसाम की बात है, वहां पे हम बना रहे हैं पांडिचेरी में भी अभी तक की, क्योंकि वहां से बड़े धीमे धीमे डिटेल्स आ रहे हैं पांडिचेरी के भी, पर वहां पे भी हम अभी उनसे तो आगे ही हैं कांग्रेस से। हाँ। और बाकी 2 जगह पे हमारी केरला में और तमिलनाडु में हम लोग कहीं ऐसा ज्यादा सोच भी नहीं रहे थे कि हम ज्यादा कुछ नंबर आएंगे। तो जैसी स्थिति सोची थी वैसी है। पर हाँ, वेस्ट बंगाल में मैं टीएमसी और टीएमसी के लीडर्स और उनके कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। चलिए, और हम भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम आपने एक बात तो कही कि कमियां रही हैं और इस पर बातचीत भी होगी। और शुभेंदु जी, लगातार हम इससे पहले भी ये बात करते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस का निफाज किया गया था। कोरोना को देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो लगातार कही जा रही थी। हालिया जो आखिर के जो रहे हैं फेजेस, उसमें ख़ास तौर पर हमने देखा था कोरोना को लेकर इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं सख्त नज़र आया था। लेकिन इससे पहले का अगर हम मंजरनामा देखें, तब हम ये देखते हैं कि जो रैलियां हो रही थी, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, उन रैलियों में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई, जिसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है और शायद आगे भुगतना भी पड़ेगा। इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत थी, जरूरत है। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। जब इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बुलाई और उस समय पर जब ये विषय आया कि किस तरीके से, अच्छा उस समय पर एक बात और समझिए, जब इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को डिक्लेयर कर रहा था, तो उस समय पे पॉजिटिविटी रेट जो था वो 1% से नीचे था। जी। जो बहुत बिलो द नॉर्मल था, जो अभी 30% के आसपास है। दिल्ली का मैं कंपैरिजन करूं या कहीं और का जो आसपास एवरेज निकाले उसके हिसाब से, तो उस समय पर जो डिसीजन हुए, अच्छा उसके बाद भी जब हम लोगों ने मना किया कि इस तरीके की रैली के ऊपर कुछ ना कुछ क्या नया तरीका किया जाए, वहीं पे सपा ने
और एक दो पार्टियों ने कहा कि नहीं साहब, ये हमारा लोकतांत्रिक मूल अधिकार है, आप इसको भी नहीं करने दे रहे हैं। और यहां तक भी हम लोगों ने का भी यही था कि यदि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसको आगे ले जाना है, 6 महीने का समय और दिया जाए, पर उस पर भी बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन था कि ये सरकार अपनी मनमर्जी करती है, इलेक्शन को आगे ले जाना चाहती है। यदि उस समय पे इलेक्शन आज से 6 महीने बाद के लिए कर दिए जाते तो भी लोग हमसे नाराज रहते। जी, मेरा पहला विषय ये है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि जहां पे इलेक्शन नहीं भी है हिना जी, वहां पे भी, जैसे दिल्ली में कोई चुनाव तो नहीं हुआ, सबसे ज्यादा फिगर्स आ रही हैं। महाराष्ट्र में चुनाव तो नहीं हुआ, बहुत ज्यादा फिगर आ रही हैं। रायपुर और छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा फिगर आ रही हैं। इस तरीके की दोनों चीजों को आपस में जोड़ना, मैं ये मानता हूं कि इसको रोकने के लिए भीड़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपके चैनल से, आपके बात से मैं सहमत हूं, पर इसका जब तय हो रहा था कि इलेक्शन ऐसे ऐसे होने चाहिए, उस समय पर इलेक्शन कमीशन और हमको और आपको किसी को भी नहीं मालूम था कि ये इस तरीके से तादाद बढ़ जाएगी। अच्छा, बीच में रोक दिया जाता तो भी हमारी विपक्ष पार्टियां ये कहती कि ये गलत है। जी शुभेंदु जी, इसलिए हमने ये बात यहाँ कही क्योंकि लगातार इस चीज को निशाना बनाया जाता रहा है, और कम से कम आपने अभी ये बात यहाँ पे सामने रखी है कि अगर उस वक्त रोक दिया जाता या फिर आगे बढ़ा दिया जाता, तब भी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया ही जाता। हमारे साथ सागर साहब भी मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सागर जी, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि टीएमसी के लिए भी अब ये जो डगर है ये आसान हरगिज नहीं है। बहुत सारी चुनौतियों का टीएमसी को भी अभी सामना करना पड़ेगा। खास तौर से अगर हम देखें, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि टीएमसी में अभी भी अंदरूनी तोड़फोड़ जारी है। इसको रोकना ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी मैं, आपने जो कहा कि अंदरूनी जो उसके झमेले हैं या जो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है, ये मेरा ये मानना है आज के डेट में, अभी इस वक्त जबकि 3-3.25 हो रही है, ममता बनर्जी जिस पॉपुलैरिटी एंड जिस बहुमत से वो सामने आ रही हैं, वो उन्होंने फिर से वो साबित कर दिया है कि शी इज वन पोस्ट एंड बाकी सब जो है लैम्प पोस्ट। और वो अपनी बलबूते पर वो पूरी पार्टी अपनी शख्सियत पे चला रही हैं, और जितने बड़े बड़े नेता गए पार्टी से, उसकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, किसी की हिमाकत तक नहीं होगी। अब ममता बनर्जी के सामने जाकर अपनी बातें रखें या अपने मन का भड़ास को निकालें, क्योंकि अब जो है एक बार फिर सिद्ध हो रहा है कि वो अकेली इस पार्टी की सरमायादार है, वही सब कुछ है। पहली भी वही थी, आखिरी भी वही है, और अब जीतने के बाद वो और पुरजोर तरीके से अपने सभी लोगों को अपने कंट्रोल में रखेंगी। और आने वाले दिनों में वो, जैसा कि आपने चैलेंज की बात कही, तो मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि अभी जो हो रहा है इस वक्त कोलकाता में या बंगाल में, वो एक बड़ा चैलेंज है कि तृणमूल के कार्यकर्ता सड़क पे उतर गए हैं, बिना मास्क का वो आबिर खेल रहे हैं, रंगरलिया मना रहे हैं, जो गलत है। जो कोरोना का जिस तरह का असर सामने है, ये इस पर ममता बनर्जी ने कल कहा था कि आप ऐसा ना करें, वर्चुअली सेलिब्रेट करें, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं, रेजिमेंटेड पार्टी नहीं है, सपोर्टर्स हैं, वो सब सड़कों पर है, और जिस तरह से खुलेआम वो तांडव कर रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान होगी, इससे कोरोना का जो है महामारी जो है और फैलेगा। और हमारे राज्य में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वो बहुत ही दर्दनाक माहौल है। मेरे चारों तरफ मुझे सिर्फ इसी बात का फोन आ रहा है कि बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ममता बनर्जी को सबसे पहला काम 5 बजे या जितने बजे में वो फारिग होती हैं, वो ये ऐलान करना कि उनके सपोर्टर्स जो है वो कम से कम डिसिप्लिन हो जाए और अपने अपने घरों में रहें। सही आपने ये बात हमारे चैनल के जरिए कही है कि कोरोना के खतरे को नजरअंदाज हमें नहीं करना है, और ये बात सभी को समझनी होगी। हमारे साथ एक और